अस्सलाम वालेकुम। मरकज़ी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र तालीमी मैदान में काम करने वाला एक पॉपुलर NGO है जो पिछले कई बरसों से टीचर्स स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का काम कर रहा है। आज MTB महाराष्ट्र के तमाम नीट एस्पिरेंट्स का इस्तेमाल करता है, उनकी बेहतरीन कामयाबी पर मुबारकबाद देता है और नीट के एडमिशन प्रोसेस को समझने का एक मौका देते हैं। आइए महाराष्ट्र स्टेट में CET सेल के थ्रू स्टेट लेवल एडमिशन प्रोसेस का आगाज हो चुका है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नीट के एडमिशन प्रोसेस को महाराष्ट्र में CET सेल ये रन करता है और CET सेल महाराष्ट्र में मेडिकल के 10 कोर्सेज का एडमिशन का प्रोसेस रन करता है। इन 10 कोर्सेज में आप देखते हैं कि MBBS, BDS, BAMS, BOMS, BHMS, BPTH, BOTH, BASLP, BPO&O, BNYS इस तरह के 10 कोर्सेज शामिल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ताल्लुक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन नेशनल होना चाहिए स्टूडेंट का, महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए उसको, और SSC HSC महाराष्ट्र से पास होना चाहिए। महाराष्ट्र का जो 85% स्टेट कोटा है उसके लिए महाराष्ट्र की यह लाजमी कंडीशन है कि स्टूडेंट्स का 10th और 12th डोमिसाइल के साथ साथ महाराष्ट्र से ही उसका 10th-12th पास होना चाहिए। साथ ही आप देखते हैं कि एज 17 साल मुकम्मल हो इस साल 31 दिसंबर 2026 को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MBBS BDS के लिए 12वीं का क्या परसेंटेज चाहिए, आइए देखते हैं। PCB में ओपन कैटेगरी को 50% और रिजर्व कैटेगरी को 40% चाहिए। वहीं BAMS, BHMS, BUMS के लिए एक सहूलत है कि उनका सिर्फ PCB 12वीं बोर्ड का अगर वो पास क्लास है तो चल जाएगा। उसी के साथ नीट में क्या उनका परसेंटाइल चाहिए। नीट 720 मार्क का है तो ओपन कैटेगरी के बच्चों को MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS इन 5 कोर्सेस के लिए नीट का ओपन कैटेगरी के बच्चों का परसेंटाइल 50 चाहिए, जिसका स्कोर जो इस साल बनता है 213। हर साल ये कट ऑफ चेंज होता है। इस साल हाईएस्ट कट ऑफ है ओपन कैटेगरी के लिए, वो 213 है। रिजर्व कैटेगरी के लिए नीट का परसेंटाइल क्या चाहिए, तो वो 40 परसेंटाइल है। 40 परसेंटाइल का जो स्कोर बनता है वो 177 है। और जो बच्चे ओपन कैटेगरी के PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो फिजिकल हैंडीकैप है, उनका टेक्निकल नाम PWD के नाम से जाना जाता है, तो उनका 45 परसेंटाइल चाहिए ओपन कैटेगरी के PWD स्टूडेंट का, तो वो 45 परसेंटाइल 194 बनता है। इस साल सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है जब से नीट एग्जाम शुरू हुआ है। ये नीट का कट ऑफ का क्या मतलब है कि वो बच्चे जो इन 5 कोर्सेस में जाना चाहते हैं तो वो एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। अगर इससे कम स्कोर है तो दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट एडमिशन। आइए अलाइड कोर्सेस में आप जानते हैं ये 5 कोर्सेस हैं। फिजियोथेरेपी, BOTH बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BASLP बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BPO बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स जो आर्टिफिशियल लिम्स बनाने से रिलेटेड है, और BNYS लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नए कोर्स इंट्रोड्यूस किया, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो 12वीं में PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास चाहिए और नीट का एग्जाम दिया हुआ चाहिए। कट ऑफ की कोई कंडीशन यहां नहीं रखी गई है। नीट एग्जाम अटेंड करके चाहे स्कोर जो भी हो उसके मेरिट बेसिस पर उनका एडमिशन होगा। महाराष्ट्र स्टेट में ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के CET सेल ने अभी जो रजिस्ट्रेशन 6 अगस्त से 12 अगस्त तक के चलेगा वो सिर्फ A ग्रुप कोर्सेज के लिए होगा, जिसमें MBBS और BDS आता है। तो उसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र की MahaCET.org इस साइट पर जारी है। पेमेंट आपको पेड करने हैं फीस 1000 रुपीज ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 500। तो वो पेमेंट की डेट है पे करने की आपको, वो 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान।
तो फीस 1000 रुपीज आपको स्टेट कोटे के ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए होगी और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 500 होगी, जो स्टेट कोटे के लिए होगी। महाराष्ट्र में जो प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस हैं, प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस का 15% कोटे को इंस्टीट्यूशनल कोटा कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल कोटे के में जो बच्चे इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के, उनके लिए 5000 रुपीज एक्स्ट्रा उनको पेड करने पड़ेंगे IQ कोटे के लिए। तो वो बच्चे जो दोनों कोटे में आना चाहते हैं, वो स्टेट कोटे में और इंस्टीट्यूशन कोटे में, उनको 6000 रुपये ऑनलाइन फीस पेड करनी पड़ेगी 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं अपने, स्कैन करके कलर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपके ब्लर्ड न हो, अच्छी उसका जो स्कैन हो, तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं CET सेल के वेबसाइट पे आपके 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान। अब देखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं आपको, तो उसकी एक लिस्ट यहाँ दी है। नीट का एडमिट कार्ड, जिसको हम नीट हॉल टिकट कहते हैं, नीट का आपका मैक्सिमम हो, आपने जो प्रिंट लिया है वो, आधार कार्ड आपका, नेशनलिटी आपका जो है नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अपार ID आपका, यहाँ एक ए रह गया है, पासपोर्ट साइज आपका फोटो। यहाँ एक क्लेरिफिकेशन कर लें, नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिला है तो उसका अल्टरनेट, आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तब भी आपका काम चलेगा। अगर पासपोर्ट नहीं है और आपके TC में नेशनलिटी के कॉलम में इंडियन लिखा हुआ है, तो वह भी आपके नेशनलिटी के डॉक्यूमेंट का अल्टरनेट होगा। SSC का मैक्सिमम अपलोड करना है आपको, SSC का सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको, LC आपकी लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC हम जिसे कहते हैं वो, HSC का मैक्सिमम, 12वीं का मैक्सिमम आपको, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो आपका इंफॉर्मेशन ब्रोचर है CET सेल के, आप वेबसाइट पे mahacet.org के साइट पे जाइए, आपको एडमिशन पोर्टल में जाके नीट UG एडमिशन पोर्टल में जाइए, उसमें आपको इस साल का नीट UG 2026 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर 367 पेजेस का है। आप डरिए मत, 367 पेजेस पूरे पढ़ने नहीं है आपको। कानून, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस से रिलेटेड तफसीलात ज्यादा से ज्यादा 69 पेजेस है, पेज नंबर 1 से 69 तक। उसको थोड़ा केयरफुली पढ़िए आप। मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो, उन्होंने नीट की तैयारी में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 1000 पेजेस के बुक्स पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे है। आप खुद उसको डाउनलोड कीजिए, इंफॉर्मेशन ब्रोशर को, आप समझने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये तफसीलात पूरी आपको उसमें नजर आएगी। तो इसमें आप देखिए कि अदर डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे आपको, वो अदर डॉक्यूमेंट आपको एज पर रिक्वायरमेंट रहेंगे। अब तक ये जो डॉक्यूमेंट थे वो सबके लिए कंपलसरी थे। जहां तक फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको, वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर के पेज नंबर 115 के एनेक्जर H के तौर पर दिया है, उसी प्रोफार्मे को डॉक्टर के लेटर हेड पे प्रिंट लेके आप उसको सर्टिफिकेट बनाइए। बाकी के जो एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, तो कोई बच्चे का एक कैटेगरी नहीं होती है, हर बच्चा किसी न किसी कैटेगरी में होता है। अगर वो बच्चा OBC कैटेगरी में है तो इसके अलावा उसको डॉक्यूमेंट 3 देने पड़ेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर वो बच्चा EWS कैटेगरी में है तो EWS सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा। हिली एरिया का है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। डिफेंस कैटेगरी का है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसको वहां देने पड़ेंगे। आप फॉर्म भरने के लिए जब बैठेंगे वेबसाइट पे, तो आप अपनी कैटेगरी जैसी मेंशन करेंगे तो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट वहां आएगी, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है जो CET सेल खुद ऑनलाइन प्रोसेस में रखता है, 7 से 14 तारीख तक होगा, शेड्यूल में दिया है। अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है उनका, वो जाने। शेड्यूल में 7 से 14 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल दिया है। आप जितने बच्चों ने 12 अगस्त तक
रजिस्ट्रेशन किया होगा एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन के लिए, उन सब की रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट जो डिस्प्ले होगी ग्रुप ए के, वो 15 अगस्त को लिस्ट डिक्लेयर होगी। तो लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद हमारा काम ये होता है कि हम वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके लिस्ट में अपना नाम, अपनी कैटेगरी, अपने 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, नीट के मार्क्स जो हमने मेंशन किए हैं वो एज इट इज सही है या नहीं है, उसको चेक करें। अगर उसमें कुछ आप गलती पाते हैं, आपकी कैटेगरी मेंशन नहीं है, एज आपकी गलत लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, 12th के मार्क्स सही मेंशन नहीं किए गए हैं, गलत वहां आपको डिस्प्ले हो रहे नजर आ रहे हैं, तो आपको ग्रीवांस शिकायत करने का मौका है सीटी सेल पर ऑनलाइन। तो वो ग्रीवांस आपको करना है, सबमिशन ऑफ ग्रीवांस 16 अगस्त से 17 अगस्त, 16 और 17 2 दिन का समय टाइम वक्त आपको मिल रहा है। वो 2 दिन में आप अपने ग्रीवांस को सबमिट कर लें। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी 18 अगस्त को। तो इसके बाद पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि महाराष्ट्र में कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और क्या कंडीशन है। सीट मैट्रिक्स मतलब महाराष्ट्र में एमबीबीएस के बीडीएस के कितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, हर कॉलेज में कैटेगरी वाइज अवेलेबल सीट का डेटा आपको मिलेगा। ये पूरा मैदान फर्स्ट राउंड से पहले आपको खुला होगा, इसको देखने की बहरहाल जरूरत है। इसलिए कि आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ग्रुप ए एमबीबीएस बीडीएस के लिए शुरुआत होगी, वो होगी 19 अगस्त से 22 अगस्त के दरमियान। 19, 20, 21, 22 आपको ये 4 दिन आपको चॉइस फिल करना है। तो हमारी दोबारा एक रिक्वेस्ट होगी तमाम स्टूडेंट्स से, जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप सीटी सेल से आप अपलोड करेंगे उसको केयरफुली पढ़िए। उसमें लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दी हुई पूरे महाराष्ट्र की, पेज नंबर 69 से आगे आप देखेंगे कि एमबीबीएस के कितने कॉलेजेस है, उनका एड्रेस, ईमेल आईडी, इंटेक कैपेसिटी, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। तो आपका स्कोर क्या है, आपको जाना कहाँ है, किस कॉलेज को प्रीफर करना है, वो कॉलेज कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मेल आईडी, सारी डिटेल्स है। तो आपको बहुत इत्मीनान के साथ स्टडी करते हुए अपनी लिस्ट बनाने की जरूरत है। चॉइस फिलिंग सेपरेटली एज पर शेड्यूल। अब आप ये देख रहे हैं कि हर साल एमबीबीएस बीडीएस का, आयुष के कोर्सेज का, अलाइड कोर्सेज का सिर्फ चॉइस फिलिंग सेपरेट होता था, लेकिन इस साल के नोटिफिकेशन में यह भी वाजे है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी इंडिपेंडेंट हो गया है। अब हो सकता है उसकी आगे आयुष की डेट उसके रजिस्ट्रेशन की और अलाइड कोर्सेज की आएगी, लेकिन फिल वक्त आपके पास ग्रुप ए का चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलेगा। ग्रुप बी, ग्रुप सी का बाद में आपको नजर आएगा। उसके बाद जो आपको एमबीबीएस बीडीएस के ऑप्शन डालना है, तो वो ऑप्शन में आप देखिए कि अवेलेबल सीट कितने हैं, आपको पूरे महाराष्ट्र में कॉलेजेस कितने हैं और सीट अवेलेबिलिटी क्या है, और उसकी स्टडी आपने पहले करना है कि लास्ट ईयर एडमिशन का कट ऑफ क्या रहा है। तो आपको एक जजमेंट आएगा कि मेरा स्कोर ये है, मेरा ऑल इंडिया रैंक ये है, और इस ऑल इंडिया रैंक पर मुझे यहाँ एडमिशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसको देखते हुए आपको अपना स्टडी करना है। तो आइए हम पहले देखें कि महाराष्ट्र में मेडिकल के कॉलेजेस की संख्या, तादाद कितनी है और उसमें सीट कितने अवेलेबल है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस महाराष्ट्र में एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस 42 है। अभी जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर आया है आपका, उसमें सिर्फ 41 की लिस्ट दे रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ईएसआईसी जो मेडिकल कॉलेज है, एम्प्लॉयज स्कीम इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो अंधेरी में कॉलेज है मुंबई में, उसका नाम नहीं है। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से इंफॉर्मेशन ब्रोशर के फर्स्ट फेज में ये नहीं आता। जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मे बी पॉसिबल फर्स्ट राउंड के प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले या सेकंड राउंड से पहले या थर्ड राउंड से पहले वो दोबारा लिस्ट में आ जाते हैं। तो टोटल कॉलेजेस महाराष्ट्र में 42 है एमबीबीएस के, और इंटेक कैपेसिटी टोटल है 5949 सीट्स हैं। बीडीएस के गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस, एमबीबीएस के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ 27 है। फिर एक मैं क्लियरिफिकेशन इसका कर दूं कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर में सिर्फ 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है। उसमें
आप देखते हैं कि नए इस साल जो 2 कॉलेजेस खुले हैं, एक औरंगाबाद में और एक लोनार बुल्ढाना में, डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना में, तो दोनों के नाम नहीं है, जबकि नेशनल लेवल पर उनको सैंक्शन मिल चुका है। नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे उसका नाम आ चुका है। मे बी पॉसिबल ये कुछ दिनों के बाद दोबारा ऐड होंगे। 2 प्राइवेट कॉलेज जो नए इस साल परमिशन मिली है, उनके नाम ऐड नहीं है। प्लस प्रीवियस ईयर का जो एक प्राइवेट कॉलेज था कोपरगांव अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, उस कॉलेज का भी नाम ये लिस्ट में नजर नहीं आ रहा था। इस तरह 3 कॉलेज कम दिख रहे हैं। तो 24 कॉलेजेस की लिस्ट आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर के प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखेंगे। महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट इंफॉर्मेशन ब्रोशर में सिर्फ 24 की दी हुई है। उसमें से 2 कॉलेजेस विखे पाटिल अहमदनगर और एनकेपी सालवे नागपुर, ये 2 कॉलेजेस में एक स्पेशल इंडिकेशन आपको मिलेगा। वो ये मिलेगा कि महाराष्ट्र प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, अमेंडेड एक्ट 2026 के तहत ये कॉलेजेस अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रहे हैं। अभी उनका प्रोसेस में है, तभी सीईटी सेल ने उनको यूनिवर्सिटी स्टेटस के तहत स्टूडेंट्स को परिचित करा दिया है। अब इसमें नुकसान क्या होगा स्टूडेंट का, ऑप्शन डालते समय आपको बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए कि जब किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलता है, और जो खुद इंफॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन किया गया है कि इन कॉलेजेस में रिजर्वेशन तो शो किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन दोनों कॉलेजेस में, लेकिन फीस की कोई फैसिलिटी स्टूडेंट को नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों को हम जैसा देखते हैं कि 100% फ्री एजुकेशन है 4 कैटेगरी के बच्चियों को, ओबीसी, एससीबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी, इनको 100% ट्यूशन फीस माफ नहीं होगी, उनको फुल फीस देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये 2 कॉलेजेस को मेंशन करते हुए अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सामने रखते हुए गौर कीजिएगा। अब जो कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रखी है वो आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आपको दिखेगा, उसको केयरफुली आप पढ़ते हुए ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस 5 है जिसकी इंटेक कैपेसिटी 376 है, और प्राइवेट कॉलेजेस 25 हैं जिसकी इंटेक कैपेसिटी 2400 है। अब देखिए कि बीएमएस कॉलेजेस महाराष्ट्र में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सबसे ज्यादा भारत में महाराष्ट्र स्टेट में है। 22 जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड बीएमएस कॉलेजेस महाराष्ट्र में, जिसकी इंटेक कैपेसिटी 1847 है। प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस 126 है जिसकी इंटेक कैपेसिटी 10,032 है। यहां पर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि इस साल के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जो लिस्ट है बीएमएस कॉलेजेस की, प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस की, उसमें आपको सिर्फ 104 कॉलेजेस मिलेंगे, जबकि 22 कॉलेजेस आपको लिस्ट में नहीं मिलेंगे। मे बी पॉसिबल उनके कुछ रिक्वायरमेंट बाकी होंगे, उनके कुछ इरेगुलरिटीज होगी जो अभी लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड से पहले ये सारे कॉलेजेस शामिल होते हैं। तो हमने ये जो डेटा दिया है आपको, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ की जो लिस्ट है और लास्ट राउंड की जो लिस्ट है, तो लास्ट राउंड की लिस्ट में ये सारे कॉलेजेस शामिल है। बंद नहीं हुए, कुछ टेक्निकल क्यूरीज की वजह से रुके हुए हो सकते हैं। बीएचएमएस कॉलेजेस महाराष्ट्र में पिछले साल तक एक ही था, इस साल एक नया कॉलेज खुला गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के बीएचएमएस कॉलेजेस 2 है महाराष्ट्र में, और प्राइवेट कॉलेजेस पिछले साल 54 थे, इस साल 6 नए कॉलेजेस खुले हैं बीएचएमएस के। तो टोटल 60 कॉलेजेस हो गए बीएचएमएस के, जिसकी इंटेक कैपेसिटी 4730 की है। आइए बीओएमएस महाराष्ट्र में यूनानी मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है 3। एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट में भी शामिल है, लेकिन अभी तक वो ग्राउंड पे स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी एडमिशन प्रोसेस का किसी साल भी कंप्लीट नहीं हो सका है। तो सिर्फ 3 जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, जिसकी इंटेक कैपेसिटी 180 है। एक पुणे में है, एक मालेगांव में है, एक अंजुमन इस्लाम मुंबई का है। महाराष्ट्र में प्राइवेट यूनानी कॉलेजेस 5 है जिसकी इंटेक कैपेसिटी 330 की है। फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के 4 हैं, 3 बंबई में है, एक नागपुर में है। वो 4 कॉलेजेस की इंटेक कैपेसिटी 90 है। फिजियोथेरेपी के प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस भरपूर हैं जो 108 की तादाद में है पूरे महाराष्ट्र में,
और उसकी इनटेक कैपेसिटी 6115 की है। बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक तरीक़े इलाज है, ये भी सिस्टम है मेडिकल साइंसेस का, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के पेशेंट है या डिप्रेशन के पेशेंट है या एबनॉर्मलिटी की तरफ गए हुए पेशेंट है, उसको नॉर्मल लाइफ में लाने का काम ये पैथी करती है। तो उसके 4 कॉलेजेस है, चारों के चारों गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट एक भी नहीं है। कॉरपोरेशन के 3 मुंबई के कॉलेजेस है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में है। BASLP बैचलर इन ऑडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के महाराष्ट्र में 2 कॉलेजेस है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एक स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट का टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में है, नायर मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं उसको, और दूसरा अली अवर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ हेयरिंग हैंडीकैप्ड बांद्रा वेस्ट में मुंबई में है। उसकी इंटेक कैपेसिटी 25 की है। महाराष्ट्र में बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स आर्टिफिशियल लिम्स बनाने से रिलेटेड ये मेडिकल का कोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, उसमें महाराष्ट्र स्टेट को 8 सीट दिए हुए हैं, इंटेक कैपेसिटी है। महाराष्ट्र स्टेट ने पिछले साल मैंने कहा आपको बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। महाराष्ट्र में एट प्रेजेंट आप देखते हैं कि उसके कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं वो 2 हो गए हैं, या एक मेंशन किया गया है, सो उसकी कैपेसिटी 120 की है, और प्राइवेट कॉलेजेस 4 हो गए हैं, तो उसकी कैपेसिटी 4 कॉलेजेस की जो है 240 की है। रिजर्वेशन की क्या पोजीशन है देखिए, महाराष्ट्र में जो इंटेक कैपेसिटी में सीट है, तो ये सीट सबके लिए ओपन नहीं होते हैं। ओपन कैटेगरी के बच्चों को सोचना पड़ता है कि उसके लिए कितने सीट ओपन हो रहे हैं, ओबीसी के लिए कितने हो रहे हैं, एससी के लिए कितने हो रहे हैं। तो आइए तेजी के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में 13% गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में एससी कैटेगरी को 13% है, और प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में उसका 50%, मतलब जो रिजर्वेशन है एग्जिस्टिंग उसका 50% है। 13 का 6.5% हो गया प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में। एसटी कैटेगरी का 7% गवर्नमेंट एडेड में, और 3.5% प्राइवेट अनएडेड में। वीजे डी नोटिफाइड ट्रेवल्स का 3% है, 1.5% आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा। एनटीबी नोमेडिक ट्राइब बी आप देखते हैं कि 2.5% गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, प्राइवेट में 1.5%। एनटीसी 3.5% गवर्नमेंट एडेड में, 1.75 प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन है। एनटीडी 2% गवर्नमेंट एडेड में है, 1% आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी ये वीजे डीटीए से लेकर एनटीडी तक ये ओबीसी के 27% को डिवाइड किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में, उसको कहते हैं कोटा विद इन कोटा। उसी को आप सेंट्रल लेवल पर जब देखेंगे तो सेंट्रल में टोटल 27% ओबीसी में ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से 19% गवर्नमेंट एडेड में है, और उसका 50% 9.5% प्राइवेट कॉलेजेस में होगा। अदर रिजर्वेशंस भी होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वो अदर रिजर्वेशंस क्या है समझने की कोशिश करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया है। ये ओपन कैटेगरी का फाइनेंशियल बेसिस पर दिया हुआ ये रिजर्वेशन है, उसका बहुत फायदा बहरहाल हो रहा है बच्चों को। ईडब्ल्यूएस का 10%। ये जो अदर रिजर्वेशन है यहाँ आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, ये प्राइवेट अनएडेड कॉलेज में इसका रिजर्वेशन नहीं होगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन होगा। ईडब्ल्यूएस का आज भी गवर्नमेंट कॉलेज ही में लिमिटेड है, प्राइवेट कॉलेज में महाराष्ट्र स्टेट में इसको लागू नहीं किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस 10%। डिफेंस, जिनके माता पिता मिलिट्री में थे, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, एक सर्विसमैन है और एक्टिव सर्विसमैन है, तो एक सर्विसमैन का 3%, एक्टिव सर्विसमैन के लिए 2% रिजर्वेशन होता है। तो इस तरह से 5% रिजर्वेशन डिफेंस का है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका जो है 5% रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। उसके बाद हिली एरिया, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे हिली एरिया है जहां पर एजुकेशनल बैकवर्डनेस की कुछ स्टैटिस गवर्नमेंट के पास थी, इन्होंने उस एरिया के स्टूडेंट के इंप्रूवमेंट के लिए 3% उनको रिजर्वेशन दिया है। और उसका स्पेसिफिक गांव के नाम है, तालुका प्लेसेस है, उसमें एडमिशन लेने वालों के लिए वहां का रहने वाला उनका जरूरी है, वहां से 10th 12th उसका पास होना जरूरी है, या उस प्लेस पे नहीं है एटलीस्ट उस तालुके में उसका 10th और 12th पास होना कंपलसरी है। उसके साथ ऑर्फन यानी जिसके वालिदा वालदा माता पिता
दोनों का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया है, दोनों हयात नहीं है, वो बच्चा अपने किसी रिश्तेदार के पास रहता है या गवर्नमेंट के रिकग्नाइज जो है ऑर्फनेज में रहता है, तो उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1% रिजर्वेशन है। आपको जब चॉइस फिलअप करनी है तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ में एमबीबीएस गवर्नमेंट ओपन कैटेगरी जो ऑल इंडिया रैंक ये दिया है और इधर दिया है नीट का स्कोर, और वो कौन सा कॉलेज था जहां लास्ट का जो है कट ऑफ रहा है उसका नाम दिया गया है। आपको भी स्टडी करने का मौका है, आप भी जो है सीटी सेल पे जाइए, लास्ट ईयर के कट ऑफ की पूरी लिस्ट अवेलेबल है, उस लिस्ट को आप बार बार चेक कीजिए, समझिए और अपनी चॉइस लिस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। ओपन कैटेगरी 47,806 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, उसका स्कोर 504 था, उस पर क्लोज हुआ। अब क्लोज का मतलब ये होता है कि आप जब कट ऑफ की लिस्ट देखेंगे तो हर कैटेगरी की लिस्ट आपको अलग मिलेगी। एक ऊपर एफ लिखा होगा मतलब फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ था, और आगे एल होगा तो लास्ट राउंड में क्या कट ऑफ था। आपको देखना एल के नीचे क्या दिया है, आपको लास्ट कट ऑफ आपको समझ में आएगा। तो वो गढ़चिरौली का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था जहां पर ये ओपन कैटेगरी का कट ऑफ रहा है 504 स्कोर वाले का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 70,256 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, जिसका स्कोर 485 था, कट ऑफ लास्ट सिंधुदुर्ग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो कट ऑफ रहा है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी 48,407 जिसका स्कोर 503 था, गढ़चिरौली का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये लास्ट कट ऑफ रहा है। आइए प्राइवेट एमबीबीएस को देखेंगे। प्राइवेट एमबीबीएस में सिर्फ दो चीजें हम देख रहे हैं, बाकी एससी एसटी वाला का नहीं देख रहे हैं। ईडब्ल्यूएस चूंकि रिजर्वेशन नहीं होता है, यहां पर ओपन कैटेगरी 88,112 ये लास्ट ऑल इंडिया कट ऑफ रहा है, जिसका स्कोर 472 था। एसएसपीएम ये मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट सिंधुदुर्ग में। ओबीसी कैटेगरी का 88,678 जिसका स्कोर 472 था। अब ये भी समझने की कोशिश कीजिए आप कि स्कोर तो सेम है, लेकिन यहां आप देखिए कि उनका ऑल इंडिया रैंक अलग अलग है। तो ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक डिसाइड करते वक्त में कौन सी चीजें काम आई। जब ये स्कोर सेम होगा तो फिर ये देखा जाएगा कि किसको ऊपर रखना है, को नीचे जाएगा ऑल इंडिया रैंक में। तो ये देखा जाता है कि बायोलॉजी में किसको मार्क्स ज्यादा है वो ऊपर जाएगा। उसके बाद देखा है बायोलॉजी में भी सेम है तो ये देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में किसको ज्यादा मार्क्स हैं। अगर केमिस्ट्री में भी एक जैसे आए तो फिर ये देखा जाएगा कि फिजिक्स में किसको ज्यादा है, जिसको ज्यादा फिजिक्स में उसको ऊपर ले जाएगा। अगर फिजिक्स में भी एक जैसे मार्क्स है तो फिर सेम सब्जेक्ट के जिसको निगेटिव मार्किंग कम है, मिनिमम निगेटिव मार्क जिसके है, उसको ऊपर ले जाएगा। तो ये कट ऑफ का एक उसूल है, इसको टाई ब्रेक कहते हैं। टाई ब्रेक के तहत ये मेरिट लिस्ट बनता है। पर अब देखिए कि गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस में महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस का जो कट ऑफ देखिए आप 1,15,594 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, और जिसका नीट का स्कोर 554 रहा है। जलगांव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला है। 99,443 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, जिसका स्कोर नीट का 465 रहा है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर में एडमिशन उसको मिल सका है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 4,25,828 सिर्फ 306 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, उसको जलगांव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ये सिर्फ समझने के लिए, हर वक्त ऐसा ही होगा सेम ये पॉसिबल नहीं है। ओबीसी कैटेगरी 1,25,446 जिसका ऑल इंडिया रैंक रहा है, जिसका स्कोर 448 रहा है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर में एडमिशन मिला है। और 1,47,645 ओबीसी कैटेगरी का दूसरा कॉलेज है जिसका स्कोर 434 रहा है, नायर डेंटल कॉलेज जो कॉर्पोरेशन का है मुंबई में, वहां एडमिशन मिल सका है। प्राइवेट बीडीएस की सिचुएशन क्या है? ओपन कैटेगरी 5,84,424 वाले को एडमिशन मिला है, जिसका ऑल इंडिया जो उसका नीट का स्कोर 278 रहा है सिर्फ। और ओबीसी कैटेगरी में आप देखिए कि 5,13,364 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, वो प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल सका है। 276 स्कोर आदित्य डेंटल कॉलेज भीड़। मतलब ये कि प्राइवेट कॉलेजेस में
अगर आपका स्कोर 2-3 है, इस साल का कट देखेंगे 300 प्लस है, तो सब बच्चों को प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट एडेड बीएमएस कॉलेजेस की सिचुएशन क्या रही है, कट ऑफ क्या रहा है लास्ट ईयर? तो ओपन कैटेगरी 2,59,765 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, जिसका स्कोर 376 है। तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज पुणे में उसको एडमिशन मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 386 उसका नीट का स्कोर रहा है। ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट का 336 स्कोर रहा है। साइन के एडेड आयुर्वेदिक कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला है। प्राइवेट बीएमएस की सिचुएशन आप देखते हैं कि 5,20,459 जिसका ऑल इंडिया रैंक रहा है, उसको प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, जिसका स्कोर 274 था सिर्फ। और वो कॉलेज है तासगांवकर, जो बंबई से करीब है और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओबीसी कैटेगरी का 5,39,017 जिसका ऑल इंडिया रैंक था और स्कोर सिर्फ 269 था, तो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन मिल सका है। तो एक एवरेज अगर यहाँ भी देखेंगे आप, इसका इस साल का स्कोर थोड़ा बड़ा है, तो जिसका भी 300 प्लस होगा उसको प्राइवेट अनएड में पॉसिबल है कि उसको एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट बीएचएमएस के एक ही कॉलेज था लास्ट ईयर तक। ओपन कैटेगरी 5,35,821 जिसका ऑल इंडिया रैंक था। जलगांव का जो गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है उसमें उसको एडमिशन हुआ, जिसका स्कोर 270 रहा है सिर्फ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 4,13,025 जिसका स्कोर सिर्फ 315 रहा है गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेज में। ओबीसी 5,12,300 277 जिसका नीट का स्कोर रहा है, उसको एडमिशन मिलना था। इस साल भी एक गवर्नमेंट का बीएचएमएस कॉलेज खुला आगे, ऑन एवरेज देखेंगे आप तो 300 प्लस अगर किसी का स्कोर रहा है इस साल, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट बीएचएमएस मिल जाएगा। प्राइवेट बीएचएमएस चूंकि ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं है, तो प्राइवेट बीएचएमएस ओपन कैटेगरी आप देखिए कि 8,12,309 जिसका ऑल इंडिया रैंक था, स्कोर सिर्फ 197 था, उसको प्राइवेट जो है बीएचएमएस मिल गया। और ओबीसी कैटेगरी का 8,98,939 स्कोर सिर्फ 179 रहा है। ऑन एन एवरेज प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज में 200 प्लस 220 प्लस अगर स्कोर है तो एडमिशन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यूनानी मेडिकल कॉलेज आप देखते हैं कि उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है, माइनॉरिटी का होना खुद एक रिजर्वेशन है, तो उसका जो कट ऑफ रहा है 4,77,112 288 पे एडेड कॉलेज क्लोज हुआ है, और अनएडेड कॉलेज का 168 जिसका नीट का स्कोर था उसको एडमिशन मिल सका है। फिजियोथेरेपी में आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के 4 ही कॉलेजेस हैं, 3 बंबई में है, 1 नागपुर में है। तो स्कोर देख लेंगे हम सिर्फ 378 ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 357 और ओबीसी 289। इस साल अगर देखेंगे तो 375 से 400 प्लस अगर स्कोर है तो उसको गवर्नमेंट बीपीटीएच मिलने के चांसेस है। और प्राइवेट चूंकि कॉलेज बहुत खुले हैं मशरूम की तरह, इसलिए वहां अगर किसी स्टूडेंट का 5 स्कोर से लेकर 300 स्कोर है तो महाराष्ट्र में कोई प्राइवेट कॉलेज को मिल सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरापी आप देखिए कि 113 नागपुर का ऑक्यूपेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ईडब्ल्यूएस का 119 के स्कोर पर एडमिशन हुआ है, वही नागपुर का ऑक्यूपेशनल थेरापी कॉलेज। और ओबीसी कैटेगरी का सिर्फ 65 पे हुआ सेट जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई में। एएसएलपी ऑडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी आप देखते हैं ओपन कैटेगरी 344 है, एक जगह 319 ऑल इंडिया उसका नीट का स्कोर है। 319 अली अवरजंग इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और 344 जहां नीट का स्कोर है उस स्टूडेंट का टोपियोला नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है एएसएलपी इस कोर्स के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप देखते हैं कि 297, 322, ओबीसी 275 और 62 में भी एडमिशन हुआ है एएसएलपी का। लास्ट कोर्स है आप देखते हैं, लास्ट बट वन बीपीओ ओपन कैटेगरी 184, ईडब्ल्यूएस 127, ओबीसी
253। सिर्फ मैं आपको नीट का स्कोर बता चुका है, यहाँ आप देखिए स्क्रीन पर ऑल इंडिया रैंक भी उनका दिया है। अब आपने जो चॉइसेस सेलेक्ट करके चॉइसेस फिलअप किए हैं, वो चॉइसेस फिलअप करने के बाद आप इंतजार करते हैं कि आप उसका रिजल्ट कब निकलेगा। तो आपने जो चॉइसेस फिलअप किए थे, वो चॉइसेस फिलअप करने का रिजल्ट 23 अगस्त को लगेगा। वो 23 अगस्त को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और जिन बच्चों ने प्रेफरेंसेस और चॉइसेस फिलअप किए हैं, जिनको सीट अलॉट होगी, तो इंटरनेट पे ही mahacet.org के इस साइट पर आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपना रिजल्ट देखेंगे। अगर कोई आपको सीट अलॉट हो चुकी है, तो सीट अलॉट होने के बाद क्या करना है पहले राउंड में आपको, और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने पर क्या होगा, क्या नहीं करने पर क्या होगा, ये भी समझने की बहरहाल जरूरत है आपको। तो ये आपको जो है ज्वाइनिंग के डेट 23 अगस्त को, 23 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आपको ज्वाइन होने के डेट 24 अगस्त से 28 अगस्त, 5 दिन का टाइम मिल रहा है। 28 अगस्त के 5 बजे तक आपको जाके ज्वाइन होना पड़ता। आपको अगर कंडीशन वहां देखिए, अगर आप इफ नॉट ज्वाइंस, अगर आप ज्वाइन नहीं होते हैं, तो पहले राउंड में फ्री एग्जिट का मौका दिया गया है कि आपका अलॉट हुआ है, अलॉट होने के बावजूद आप नहीं जाना चाहते हैं, ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो अलाउड है आपको, उसको हम फ्री एग्जिट करेंगे। तो फ्री एग्जिट वालों का नुकसान ये होगा कि जो सीट आपको अलॉट हुई थी, वो सीट आपकी सेफ नहीं रहेगी, महफूज नहीं रहेगी। वो सीट अगले राउंड में दूसरों को अलॉट की जाएगी आपको। तो एक रिस्क आपको लेना पड़ता है यहाँ सीट के खोने का। दूसरा ऑप्शन होता है आपको कि आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए ठहरें। आप अपने डॉक्यूमेंट लें, फीस का डीडी लें, कॉलेज को जाएं और वहां एडमिशन कंफर्म कराएं, और अगले बेटरमेंट के लिए आप रुक रहे हैं। तो बेटरमेंट के रुकने में फायदा ये होता है कि जो सीट मिली है आपने उसको सेव कर लिया है। अब अगले राउंड में, राउंड नंबर 2, राउंड में 3 तक आपको कोशिश करने का मौका मिलता है। बार बार प्रेफरेंसेस भर के आप कोशिश करेंगे कि उसको अपग्रेड मिले, नया चेंज होके कोई बेहतर कॉलेज उसको मिल सके। तीसरा है, अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के बाद भी आप सेकंड राउंड में आ सकते हैं। ज्वाइन नहीं होके भी सेकंड राउंड में आ सकते हैं। एडमिशन लेके आपने कैंसिल किया, एक इस पे हर राउंड से पहले एक स्पेसिफिक डेट सीईटी सेल डिक्लेयर करेगा एडमिशन के कैंसिलेशन की। तो उसमें जिन लोगों को कैंसिल करना है, तो वो अपना एडमिशन कैंसिल करके अगले राउंड में आ सकते हैं। तो पहले राउंड में कैंसिल करके आप अगले राउंड में विदाउट एनी न्यू रजिस्ट्रेशन आपको मौका है शामिल होने का। उसके बाद आप अगर पहले राउंड में जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होने के बाद एक फॉर्म होता है, उसको कहता है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। अगर आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो सीट मिली है, वो सीट आपको बहुत पसंद है। अब इसके बाद आप राउंड में बरकरार नहीं रहना चाहते हैं, बस यही आप अपना हिस्सा खत्म करना चाहते हैं। तो आप अगर स्टेटस ऑप्शन रिटेंशन फॉर्म अगर भरते हैं, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरते हैं, तो आपका अगले राउंड से नाम खारिज होगा, अगले राउंड में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट होती है, तो आप जाके ज्वाइन होना ज्यादा बेहतर है अपग्रेडेशन के लिए। आइए कैप राउंड 2 और कैप राउंड 2 से पहले क्या करना है आपको। तो यहां कैप राउंड 2 से पहले फिर सीट मैट्रिक्स आएगा कि कितने सीट बचे हैं किस किस कैटेगरी में कॉलेजेस में। आपको एक जजमेंट आएगा कि क्या पोजीशन है पूरे महाराष्ट्र की, तो सीट मैट्रिक्स को जरूर देखना चाहिए आपने। उसके बाद हर राउंड में आपको फ्रेश प्रेफरेंस फॉर्म भरने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले राउंड में भर दिया था प्रेफरेंस फॉर्म, आपने भरने की जरूरत नहीं है, ये नहीं चलेगा। आपको हर राउंड में फ्रेश ऑप्शंस सबमिट करते रहना है। तो आपको उसके बाद ज्वाइनिंग की कंडीशन क्या है सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में जो सीट आपको अलॉट होती है, तो आपको ज्वाइन होना जरूरी है। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और आप जाके ज्वाइन नहीं होते हैं, तो फिर मिली हुई सीट आपकी चले जाएगी। और आपको अगर थर्ड राउंड में आना है, तो थर्ड राउंड से पहले
रजिस्ट्रेशन करके आपको आना पड़ेगा। अपनी जो रजिस्ट्रेशन किया है फीस भर के, वो आपकी चले जाएगी फीस। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस भरना है और थर्ड राउंड में आपको शामिल होगा। कब? अगर कोई सीट सेकंड राउंड में अलॉट होती है और आप जाके ज्वाइन नहीं होते हैं तब। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऑटोमेटिक आपको थर्ड राउंड में कंसिडर किया जाएगा। आपको दोबारा वहां पर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए कैप राउंड 3 की कंडीशंस क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कैप राउंड 3 के लिए एक दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है। राउंड 3 के लिए एलिजिबल कौन है? जिनको राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद भी। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी वो बेटरमेंट के लिए ठहरा, सेकंड राउंड में उसने ऑप्शन डाला, उसको अलॉट नहीं हुई, वो भी एलिजिबल है। जिसने सेकंड राउंड में स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरा था लेकिन थर्ड राउंड से पहले उसने कैंसिल किया और फिर थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके वो शामिल हो सकता है थर्ड राउंड में। तो ये थर्ड राउंड का अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, अभी उसका शेड्यूल नहीं है लेकिन उसकी तफसीलात हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड राउंड में जो सीट आपको अलॉट होगी उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको जाके कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस भर के एडमिशन आपको कंफर्म करना है। अगर आप थर्ड राउंड में अलॉटेड सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर आपको उसके अगले राउंड में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एडमिशन प्रोसेस में एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन किया है कि अगर किसी बच्चे को कोई थर्ड राउंड में सीट अलॉट होती है और यहां ज्वाइन हो जाता है स्टेट में, तो सेंटर के ऑल इंडिया कोटे से उसका नाम निकल जाएगा। अगर ऑल इंडिया कोटे में थर्ड राउंड में उसको कोई सीट अलॉट होती है और ज्वाइन हो जाता है थर्ड राउंड में, तो स्टेट के एडमिशन प्रोसेस से उसका नाम खारिज हो जाएगा। इसलिए थर्ड राउंड बहुत रिस्की है, बहुत सोच समझ के आपको कोई एक्शन लेना है। तो थर्ड राउंड के बाद अब आप देखिए कि जो राउंड होते हैं उसको कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, पूरे के पूरे सीट कंप्लीट होने तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा। इस साल के एडमिशन प्रोसेस में एक चेंज है। पहला एक चेंज कौन सा है कि सिर्फ पहले मरहले में, पहले स्टेज में, पहले फेज में एमबीबीएस बीडीएस का रजिस्ट्रेशन, एक चेंज। दूसरा चेंज ये है कि इस साल एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस यूएमएस, मतलब ये 2 कोर्सेस और आयुष के 3 कोर्सेस, ये 5 कोर्सेस के लिए पहले ये होता था कि अगर कोई सीट प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस की थर्ड राउंड के बाद बच जाती तो इंस्टीट्यूशनल राउंड होता था। कोई कंसर्निंग कॉलेज को बची हुई सीट वापस करके गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्शन देती थी कि एज पर मेरिट आप बच्चों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करो। लेकिन कोई जो इरेगुलरिटीज होती थी उसकी वजह से अब पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि ये 5 कोर्सेस के लिए अब कोई इंस्टीट्यूशनल राउंड नहीं होगा। सारे के सारे सीट 100% ये कैप राउंड थ्रू फिलअप होंगे। इसलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड की तादाद बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए उसका नाम दिया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स। 1 राउंड 2 राउंड 3 हो सकता है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन एलिजिबल है? वो बच्चे जिनको अभी तक राउंड 1 2 3 में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वो बच्चे ही इस राउंड में शरीक होने के एलिजिबल हैं, अहल हैं। तो इस राउंड में क्या होगा? स्ट्रे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में आपको चॉइसेस डालने हैं, एक ही बार मौका मिलेगा आपको। जैसा राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में हर राउंड से पहले आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरने थे, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चाहे 3 हो 4 हो 5 राउंड हो, आपको एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड फर्स्ट से पहले एक ही मर्तबा आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। तो ये प्रेफरेंस फॉर्म आपको बहुत सोच समझ के भरना है, इसलिए कि आखिर तक राउंड इसी के बेसिस पर चलेंगे। अलग से स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेकंड और थर्ड के लिए आपसे कोई दूसरा
ऑप्शन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी फिर, आपने जो प्रेफरेंस फॉर्म भरा है, कोई सीट आपको किसी भी राउंड में अलॉट हो, फर्स्ट में अलॉट हो गई तो आपको मैंडेटरी है कि आपने जाना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, फीस भरना, एडमिशन कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं लेते हैं आप तो आपको सीट भी जाएगी और आपको फाइन भी बैठ सकता है। फाइन क्या है आगे हम डिस्कशन करेंगे उसको। आइए फीस की डिटेल्स समझने की कोशिश करेंगे। फिर वक्त हमने यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है उसका फीस स्ट्रक्चर दिया है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, उसका एक टोटल आपके सामने रखा है। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की ट्यूशन फीस जो है वो 1,66,000 है, 5,000 डेवलपमेंट फीस है और अदर फीस में हॉस्टल है, उनका जो है लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, डिपॉजिट, एडमिशन फीस मिला के 9,000 रुपीज है। इस तरह से ओपन कैटेगरी के बच्चे को जिसका कोई फीस की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उस बच्चे को 1,80,000 रुपये गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस में भरना पड़ेगा। वो बच्चे या बच्चियां, पहले लड़कियां, जो पिछले 2024 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक अच्छा डिसीजन हुआ था कि महाराष्ट्र के 4 कैटेगरी की लड़कियों को, ओबीसी कैटेगरी की बच्चियां, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बच्चियां और एससीबीसी जो मराठा रिजर्वेशन की बच्चियां हैं, और जिसके पास ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन अब्बा का इनकम 8 लाख से कम का सर्टिफिकेट है, तो वो बच्चियों को पूरी की पूरी ट्यूशन फीस माफ होगी। एमबीबीएस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की, चाहे वो 8 लाख हो, 9 लाख हो, 10 लाख हो, वो ट्यूशन फीस माफ है और वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन है। ऐसा नहीं होगा कि एडमिशन के वक्त आप 10 लाख भरो बाद में वापस आएगी। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ्री उनको रखना है। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले भरो और बाद में फिर आएंगे तो अकाउंट में आपके वापस करेंगे। आपको अपना हक हासिल करने के लिए बाज मर्तबा बाज कॉलेजेस आपको ऐसा बोल सकते हैं, तो आपने जीआर बता के उनको कन्विंस करना। जीआर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, जीआर आपके कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन का, ये दोनों जीआर मौजूद हैं। आप उसकी जरा स्टडी कीजिए। आपके इंफॉर्मेशन ब्रोचर में जो मैंने कहा शुरू में आपको 367 पेजेस का है, उसमें ये जीआर भी आपको मिलेगा। वो बता के आप कॉलेज के कंसर्निंग अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं ये कैटेगरी की बच्ची हूं तो मेरे लिए ट्यूशन फीस आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो ये 4 कैटेगरी के लड़कियों को और इसी 4 कैटेगरी के लड़कों को आधी फीस माफ होगी और वो ट्यूशन फीस आधी माफ होगी। तो मतलब ये 1,66,000 है, तो लड़कियों को पूरी माफ होगी और लड़कों को जो है आप देखते हैं कि वो आधी माफ होगी। बाकी के डेवलपमेंट और अदर फीस आपको पूरी भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप बीडीएस, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस की जो ट्यूशन फीस है वो 1,25,800 है, डेवलपमेंट 3,000 है, अदर फीस 9,000 है। इस तरह से टोटल फीस 1,37,800 रहेगी। आयुष के जो कोर्सेस हैं और अलाइड कोर्सेस हैं उनकी ट्यूशन फीस है 63,100, डेवलपमेंट 3,000 और 9,000 अदर फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल रहेगी। तो आप देखिए कि इनको जो है टोटल फीस 75,100 पेड करनी पड़ेगी। कुछ पर्टिकुलर कॉलेज कोर्सेस हैं, BNYS बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, इसका जो है 18,100 फीस है इसकी, और बाकी डेवलपमेंट और अदर फीस एक जैसी है। उसके बाद BASLP अली जंग की फीस, टोटल फीस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस एंड अदर फीस, वो आपको जाएगी 29,600। आइए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक रफ स्केच हमने आपको FRA फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर और उसके बाद CET सेल ने भी अपने नोटिफिकेशंस में इस स्ट्रक्चर को आपको दिया है, उसको स्टडी करने की कोशिश कीजिए। मिनिमम ये है कि 7 से 14 लाख का फीस स्ट्रक्चर हो सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का महाराष्ट्र में, और अदर फीस क्या रहेगी 2 लाख से 5 लाख रुपये तक होगी। अदर फीस में उनका हॉस्टल है, मेस है और कॉशन मनी है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, इस तरह के अलग अलग फीस के चार्जेस वो लगाते हैं। तो ये टोटल आपका 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए जा सकता है। BDS का जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है 4 से 8 लाख हो सकती है। अदर एक्सपेंडिचर जो आएंगे आपको वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के दरमियान आ सकते हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल और मेस। आयुष के कोर्सेज जो प्राइवेट हैं, BAMS, BHMS, BUMS, उनकी फीस 1 लाख से 3 लाख के दरमियान है, और अदर फीस उनका हॉस्टल, मेस और अदर एक्सपेंसेस 1 से 2 लाख आ सकते हैं।
आइए फ्रीशिप और स्कॉलरशिप बच्चियों को और बच्चों को क्या क्या मिलती है। मैंने आपके सामने रखा कि गर्ल्स के लिए वो स्कॉलरशिप है, सबसे ज्यादा हैंडसम स्कॉलरशिप है। उसके अलावा भी हॉस्टल के लिए, रिहाइश के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पंजाब राव देशमुख स्कॉलरशिप है, जो हॉस्टल के लिए फीस पेड करता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिपीट हो रहा है। पेनल्टी है अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं। कब ज्वाइन नहीं करते हैं? तो उसी कंडीशन दी है। 10 लाख रुपीस फॉर एमबीबीएस बीडीएस, 10 लाख रुपए एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन प्रोसेस में पेनल्टी लगेगी। कब लगेगी? आप अगर इफ डू नॉट ज्वाइन ड्यूरिंग लास्ट राउंड, इंफॉर्मेशन ब्रोचर में मेंशन है ये, अगर आप लास्ट राउंड में ज्वाइन नहीं होते हैं सीट अलॉटमेंट के बाद भी, तो आपको पेनल्टी लग सकती है 10 लाख रुपए। उसके बाद इफ कैंसल्स आफ्टर लास्ट राउंड, आपने लास्ट राउंड में एडमिशन लिया और एडमिशन अपना कैंसिल कर दिया, या एडमिशन राउंड से पहले आपने जैसे 5 दिन ज्वाइनिंग के लिए थे, पहले दिन ज्वाइन किया, दूसरे तीसरे दिन जाके आपने कैंसिल कर दिया, तो सीट लैप्स होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि वहां आपको पेनल्टी बैठ सकती है। तीसरा है कि आपने अगर एडमिशन कंप्लीट किया है और रिजाइन दिया है, रिजाइन कभी भी दो आप, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। इस हर साल पूरे महाराष्ट्र में आयुष के बहुत से बच्चे जो एमबीबीएस के एडमिशन की कोशिश करते हैं, जिनका स्कोर किसी वजह से नहीं आ पाता, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएमएस को एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेके फर्स्ट ईयर में वो मेडिकल साइंस का कोर्स करते हुए नीट की तैयारी करते हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे आपको मिलेंगे अब जिनका स्कोर अच्छा है और एमबीबीएस को लग सकते हैं। तो आयुष के कोर्सेस में अगर एडमिशन कैंसिल करना है तो उनको 3 लाख रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। 3 लाख रुपये पेनल्टी देकर उनको फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगी। सिर्फ 3 लाख काफी नहीं है, रिमेनिंग 3.5 साल की फीस उनको पेड करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में ऑन एन एवरेज बीएमएस के बच्चों को एडमिशन कैंसिल करके वापस आने में 5 लाख प्लस खर्च हो रहे, तो ये पूरा फाइन में जा रहा। इसलिए बच्चों ने पहले गौर करना कि अपन एग्जाम का फॉर्म भरे, तैयारी कर रहे हैं, तो क्या रिपरकेशंस उसके हो सकते हैं, क्या फाइनेंशियल जो है लॉसेस हमारे हो सकते हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। तो पेनल्टी ये 3 अलग अलग जो है कॉजेस की वजह से लग सकती है। एमबीबीएस बीडीएस के लिए 10 लाख रुपये, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस आयुष के कोर्सेज को पेनल्टी 3 लाख रुपये, और अलाइड जो कोर्सेस हैं बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएएसएलपी, बीएनवाईएस, इन कोर्सेस के लिए 2 लाख रुपये आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इससे बचने की बहरहाल कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र में एडमिशन प्रोसेस और ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, लास्ट में हम उसको शेयर कर रहे हैं। वो बच्चे जो अलग अलग राउंड में एडमिशन में शरीक होना चाहते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये वेबसाइट है mcc.nic.in। इस पर क्या एडमिशन होगा? फॉर ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस बीडीएस, मतलब भारत में जो स्टेट रन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसके 15% ऑल इंडिया कोटा, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है जैसे एम्स है, जिपमैर है, एफएमसी है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके 100% सीट्स के लिए एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिशन अथॉरिटी, जिसको हम एमसीसी कहते हैं, वो एडमिशन प्रोसेस रन करता है। इसकी वेबसाइट ये है। जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटे में शरीक होना है, हमने एक पीपीटी उसकी बनाई है, आपको भी शेयर करेंगे। महाराष्ट्र में आपको एडमिशन प्रोसेस जो है वो mahacet.org, इस साइट पर आपको महाराष्ट्र के 2 तरह के एडमिशन चलेंगे। महाराष्ट्र में 85% स्टेट कोटा और 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा प्राइवेट आयुष कॉलेजेस का, उसका एडमिशन भी mahacet.org पे है, अभी जिसको हमने डिफाइन किया है पूरा घंटा भर से। और महाराष्ट्र में जो प्राइवेट आयुष कॉलेजेस में 15% ऑल इंडिया कोटा है, उसमें पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन अलग से आ गया, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी फीस भरना है, उसमें डिपॉजिट भरना है, और ऑल इंडिया कोटे में आपको शरीक होना है। तो महाराष्ट्र के बच्चे जो आयुष के ऑल इंडिया कोटे में शरीक होना चाहते हैं तो उनको भी मौका है। कम मार्क्स में बाज़ वक्त एडमिशन के चांसेस हो सकते हैं।
और जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को दी है, वो तमाम फैसिलिटीज ऑल इंडिया कोटे के तहत आने के बाद भी आपको मिलते रहेंगी। ये गवर्नमेंट का GR है। तीसरी अहम साइट है AA.CC.gov.in। ये साइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आयुष डिपार्टमेंट है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA.CCC, इसमें पूरे भारत के जो गवर्नमेंट एडेड BAMS, BHMS, BUMS और BSMS होता है एक सिद्धा, जो सिर्फ तमिलनाडु में कॉलेजेस हैं, ये 4 पैथी के गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस का ऑल इंडिया कोटे का एडमिशन और उन कॉलेजेस के सेंट्रल इंस्टीट्यूट, उन कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज का, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का एडमिशन जो होगा वो AA.CCC के थ्रू होगा। अभी इसको नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी आजकल में आ सकता है। जिनको इंटरेस्ट है महाराष्ट्र से बाहर भी इन कोर्सेस में जाने के या महाराष्ट्र में उस कोटे में भी शरीक होने का, तो उनके लिए वो एडमिशन प्रोसेस ओपन है। उसके लिए भी हम सेपरेट PPT उसकी आपको शेयर करेंगे। तो ये थी पूरी डिटेल्स जो महाराष्ट्र में स्टेट लेवल पर CET सेल थ्रू जारी एडमिशंस की डिटेल्स। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम को अपने ख्वाहिश और तमन्ना के मुताबिक बेहतर से बेहतर कोर्स और बेहतर से बेहतर कॉलेज अता करे, और इस कोर्स के जरिए से अल्लाह आपकी सलाहियतों में खूब इजाफा करे, इंसानों की बेहतरीन खिदमत करने की सलाहियत आपको दे, और इखलास के साथ, बगैर किसी माल प्रैक्टिस के, बगैर किसी मैनिपुलेशन के, ईमानदारी के साथ